हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त झकास जबरदस्त यहाँ पे होंगे। मुझे पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है यहाँ पे नजदीक आ चुके हैं। सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, तो बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है धीरे 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 करके बिल्टअप होते जा रहा है। इसीलिए बिजनेस स्टडीज का एक खास चैप्टर जो है स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6, उसकी वन शॉट वीडियो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। ये वीडियोस विश्वास सीरीज जो है आप सभी के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा, सीरीज ही नहीं, अगर आप इसके नोट्स रेफर करना चाहते हो, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेक्चर के बाद इसके नोट्स रेफर करके खुद के नोट्स बनाना चाहते हो, तो इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू की ऐप पे यहाँ पे अवेलेबल है। ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया भाई, किस चीज के लिए रुके हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक यहाँ पे गिवन है। ऐप डाउनलोड करके विश्वास सीरीज आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट सीरीज और उसके नोट्स यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टाफिंग ये जो चैप्टर है इसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। स्टाफिंग चैप्टर अगर आप देखोगे 6 to 7 मार्क्स के करीबन यहाँ पे वेटेज रखता है। इस बार सैंपल पेपर में थोड़ी से चैप्टर वाइज वेटेज ऊपर नीचे हुए हैं, जिसकी एक वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से चैप्टर है जिसके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कौन से चैप्टर जिसके कम, वो वीडियो को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग ये जो चैप्टर है इसका मैं लेक्चर कंप्लीट कर चुकी थी। रादर यहाँ पे हमने पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है उसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में कवर किए थे। स्टाफिंग चैप्टर की बात करें तो जनरली 2-3 ऐसे क्वेश्चंस है जो रिपीटेटिवली एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो पहचानो, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताओ। एक्सटर्नल सोर्सेस आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हुआ है। दूसरा, अगर एक रिपीटेटिव क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेनिंग के ऊपर काफी बार यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उसमें बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग जो है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट गिवन है, उसके बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन बताओ या बेनिफिट टू दी एम्प्लॉइज बताओ, ये यहाँ पे पूछा जाता है। कभी कभी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर केस में ट्रेनिंग का एक मेथड हाईलाइटेड है, कौन सा वो पहचानो और उसके एक्सप्लेन करो। राइट, बट हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग समझेंगे, जहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन समझते हुए स्टाफिंग एग्जैक्टली क्या होता है या स्टाफिंग फंक्शन में मैनेजर्स क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फॉलोड बाय इंपॉर्टेंस, जिसको आप सिग्निफिकेंस कह सकते हो। स्टाफिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, उसके टॉपिक है सिलेक्शन टेस्ट करके, ठीक है, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्ट्रेट टेस्ट, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे जाएंगे, जहां पे ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग के मेथड्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज क्या है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। भाई डिटेल में सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसमें कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होगी। आपको बस एक ही काम करना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे किया। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो प्लानिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने जो भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का गोल या ऑब्जेक्टिव है मुझे अपने प्रॉफिट को 20% या 30% से इंक्रीज करना है, मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, मुझे अपने सेल्स को बढ़ाना है। कोई भी मेरा गोल या ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोस्त। ये गोल को पाने के लिए सबसे पहले मैं प्लान करती हूँ, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, ये सोचती हूँ। चलो ठीक है, सोच लिया मैंने, प्लान बना लिया, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेगा, ठीक है, मैंने प्लान बना लिया। उसके बाद काम करने के लिए मेरे को रिसोर्सेस चाहिए थे, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो मैंने सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे अरेंज किया ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया। मेरे कंपनी में कितने कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, बट कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशंस होगी, वो मैंने डिसाइड किया। लेकिन बाबू काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स। काम क्या करना है पता है, काम करने के लिए रिसोर्सेज लेकर आए, लेकिन काम करेगा कौन? तो कंपनी के एम्प्लॉयज और वर्कर्स ही तो काम करेंगे। तो कंपनी में जो वेकेंट पोजीशंस है, खाली जगह है जहां पे काम करने के लिए कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर नहीं है, उस पोजीशन को, उस वेकेंट पोजीशन को विद द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस फुलफिल करना, यही स्टाफिंग का काम होता है। तो स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर आप देखोगे तो स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है,
अब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक होटल है तो होटल में शेफ ढूंढोगे ना, डॉक्टर तो नहीं। अब अभी आपका एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ढूंढोगे, शेफ तो नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन में जब आपको एक एम्प्लॉय वहां पे लाना होता है तो वो एम्प्लॉय और पोजीशन मैच होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की जगह खाली है, आप एक ऐसा बंदा जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो लाकर तो नहीं बिठा सकते। तो पोजीशन और व्यक्ति मैच होना चाहिए। पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट्स है और एम्प्लॉय की जो स्किल्स एंड टैलेंट एंड एक्सपीरियंस है, दोनों यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये कौन करता है? तो स्टाफिंग यहाँ पे करता है। ठीक है, स्टाफिंग का बेटा एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे नूट्स एंड ओडोनल ने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड नूट्स एंड ओडोनल के शब्दों में स्टाफिंग का मतलब होता है मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ए बाबू, इसको गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव भी काफी बार पूछा जाता है। डैश फंक्शन फोकसेस ऑन मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बच्चे कहते हैं मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लिख देते हैं, लेकिन वो गलत जवाब है। ठीक है, मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो जब भी मैं मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूं, मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे कहता है कि देखो भाई, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक कंपनी ली, जैसे आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। आपने एक कंपनी ली, चलो आपने कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। हमारे एग्जांपल में हम 2 डिपार्टमेंट्स लेते हैं। लेट अस से मैंने मेरी कंपनी में एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट बनाया लेट अस से जो कि है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेरियस पोजीशंस होगी। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें एक मैनेजर होंगे, दूसरे असिस्टेंट मैनेजर होंगे। ठीक है, उसके अंडर एक टीम लीड काम करेंगे और उसके अंडर जो है डिफरेंट एम्प्लॉइज यहां पे काम करेंगे। ठीक है, ये तो आपने डिसाइड किया कि 2 आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में ये पोजीशंस होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन होगा, असिस्टेंट मैनेजर कौन होगा? तो ये कौन मैनेजर बनेगा, कौन असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, ये कौन तय करता है बेटा? तो ये स्टाफिंग यहाँ पे तय करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग जो है क्या करता है? तो स्टाफिंग जो है मैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करता है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने बनाया, जो आज खाली है, सारी पोजीशंस वेकेंट है, उसको भरने का विद एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ये काम कौन करता है? स्टाफिंग यहाँ पे करता है। मैनिंग मतलब लोगों को लाकर वो एम्प्टी पोजीशंस को यहाँ पे फिल करना। तो इसीलिए नूट्स एंड ओडोनल के डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर करने यहाँ पे आसानी से आना चाहिए। तो नोट्स और ओडोनल के शब्दों में स्टाफिंग क्या करता है? मैनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और जब मैनिंग करता है तो प्रॉपर सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट सारी चीजें करता है। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक तरीका होता है आपके वेकेंट पोजीशंस को फिल करने का कि जो सबसे पहला व्यक्ति मिला उसको उठाकर आपने पोजीशन फिल कर दी, बट ऐसे काम नहीं बनता है। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव करने हैं तो उसके लिए मोस्ट कंपीटेंट पर्सनल लाना, जो सबसे ज्यादा मेहनत करे, जो कॉम्पिटेंस के साथ काम करे, जिसमें स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, जरूरी है। और ऐसे लोग ढूंढने का काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। तो ऐरा गहरा नत्थू खैरा जो पहला मिला उसको उठाकर पोजीशंस फिल कर दी, ये काम स्टाफिंग नहीं करता है। स्टाफिंग कहता है कि भाई मेरे को पोजीशंस तो फिल करनी है, बट ऐसा व्यक्ति ढूंढ के करनी है जो बहुत कंपिटेंट हो, अच्छा काम करे, स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो, टैलेंटेड हो, जो कंपनी के गोल्स यहाँ पे अचीव कर सके। तो प्रॉपर सिलेक्शन करना, इंटरव्यूज लेना, उनको उनका काम बताना, चीजें सिखाना, ट्रेनिंग देना, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना, उनका क्या सैलरी, क्या वेजेस होगा, ये डिसाइड करना, सब कुछ बेटा स्टाफिंग यहाँ पे करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड जो कि है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। बाबू आप इसको इंपॉर्टेंस कहो, आप इसको आप इसको सिग्निफिकेंस कहो, ये दोनों वन एंड द सेम है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग गिवन इन द अबाउ केस, तो सिग्निफिकेंस बोला कि इंपॉर्टेंस बोला, आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो कि अभी अभी मैंने आपको यहां पे समझाया।
वेकेंट पोजीशंस फिल करना ये स्टाफिंग का काम है अनडाउटेडली। लेकिन जब वो वेकेंट पोजीशंस फिल करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं होता है कि जो भी पहला व्यक्ति मिला या फर्स्ट एम्प्लॉय जिसने इंटरव्यू दिया हमने उसको ही हायर कर लिया, उसको ही नौकरी दे दी। नहीं, वो सबसे बेस्ट, सबसे कंपीटेंट, जो इस पोजीशन के काबिल व्यक्ति हो, जो अच्छा काम कर सके, जिसके पास एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस हो, जो कंपनी के गोल्स अचीव कर सके, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर खोज कर निकालते हैं और उससे कंपनी के इंपॉर्टेंट वेकेंट पोजीशंस जो है उसको फिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहता है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास दो लोग हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे शेफ है जो खाना बनाने में, पिज्जाज बनाने में एक्सपर्ट है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज करने में एक्सपर्ट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई शेफ है तो उसकी जगह एक होटल में होगी, और वहीं अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी जगह जो है एक हॉस्पिटल में होगी। हम अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं, हम अगर यहाँ पे शेफ को हॉस्पिटल में डाल देते हैं और डॉक्टर को होटल में डाल देते हैं तो चलेगा क्या? नहीं ना। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पोजीशंस को फिल करते हो तो पोजीशंस की जो रिक्वायरमेंट है और एक व्यक्ति का जो टैलेंट है मैच करके करते हो। मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो। सो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। देखिए बेटा, कोई भी अगर बिजनेस है वो अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके ग्रो करना, एक्सपैंड करना, आगे बढ़ना और बड़े लेवल पे बिजनेस करना और इनकम जनरेट करना, ये चीजें तो हमेशा यहाँ पे चाहता है। ये ग्रोथ की तरफ अगर कोई एक फंक्शन है जो कंट्रीब्यूट करता है तो वो है स्टाफिंग। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने गोल्स अचीव करता है, कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, कितना इनकम जनरेट करता है, ये कई हद तक उसके ह्यूमन रिसोर्स और उनके काम के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर लोग टैलेंटेड है, एफिशिएंटली काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, टारगेट्स को समय से कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी के गोल्स भी अचीव होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे और कंपनी ग्रो भी करेगा। तो ऐसे कंपीटेंट लोगों को लाकर कंपनी के गोल्स अचीव करने में लोग यहाँ पे एफिशिएंटली काम करें, ये सब कौन देखता है? तो स्टाफिंग यहाँ पे देखता है। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटा जब भी आप स्टाफिंग की बात करोगे ना तो स्टाफिंग में दो प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है। एक जनरली कंपनीज में जो प्रॉब्लम होता है दैट इज नोन एज ओवर स्टाफिंग। ठीक है। ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, ओवर स्टाफिंग का मतलब होता है टू रिक्रूट more number of people than what is actually required। इसका मतलब क्या आता है मैं आपको सिंपल शब्दों में यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लेटर से हमारे क्लासरूम में एक बेंच है, बेंच जिसके ऊपर हम बैठ के यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करते हैं ना, स्कूलों में बेंच और डेस्क होती है, वही बेंच की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है। तो बेंच कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखती है। मेरी ड्राइंग को जरा से इग्नोर करना और एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। ठीक है। तो लेटर से कि मेरे क्लासरूम में एक यहाँ पे बेंच है। अब ये बेंच है, इसको उठा के मेरे को साइड में रखना है। क्लास में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए बीच का स्पेस मुझे खाली चाहिए, तो बेंचेस को उठा के मेरे को साइड में रखना है सो दैट बीच का स्पेस यहाँ पे खाली हो जाए। राइट। अब ये बेंच उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? तो देखा जाए तो मुझे अगर ये बेंच को उठाना है तो मुझे दो लोगों की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है। एक व्यक्ति यहां से बेंच को पकड़ लेगा, दूसरा व्यक्ति यहां से बेंच को पकड़ लेगा, दोनों जन ऐसे एक एक साइड से पकड़ के बेंच को उठा के साइड में रख देंगे। राइट। अब इस काम के लिए जिसमें दो लोगों की मुझे एक्चुअल में जरूरत थी, उस काम के लिए मैं चार लोगों को लेकर आ गई कि भाई चार लोग हैं, चारों लोग मिलकर ये बेंच को यहाँ पे उठाओ। अब ये काम दो लोगों में हो सकता था, लेकिन मैं चार लोगों को लेकर आई तो जरूरत से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेकर आ गई, जबकि दो लोगों में काम आराम से बन जाता। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे कहते हैं ओवर स्टाफिंग। अब क्लास में तो ठीक है कि चार बच्चे आ गए तो चलो ठीक है, बारी बारी से कर लेंगे, दो जन यहाँ पे खड़े रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी में ये चीज हो गई, दो जन के बदले चार जन आप लेकर आए, तो चारों जन को सैलरी वेजेस तो देने पड़ेंगे। मतलब ओवर स्टाफिंग करोगे तो आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सैलरी, ज्यादा वेजेस, जबकि कम लोगों में कम सैलरी में काम आसानी से हो सकता था। तो ऑब्वियसली इसमें कंपनी का नुकसान है जो हमें नहीं करना चाहिए।
अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम कंपनीज में क्या होती है मालूम है? तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो यहां पे जब मैं अंडर स्टाफिंग की बात करती हूं, तो अंडर स्टाफिंग का मतलब होता है टू रिक्रूट लेस नंबर ऑफ पीपल देन what is actually required। मतलब जरूरत से कम लोगों का यहां पे होना। ठीक है, दोनों कंपनी के लिए बेटा नुकसानदायक होता है। अब जैसे अगर यही बेंच का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ये बेंच उठाने के लिए मैं एक व्यक्ति को यहाँ पे लेकर आ गई, एक पर्सन को यहाँ पे लेकर आ गई। अच्छा, वो एक व्यक्ति को लेके आई, उसको बोला भाई बेंच उठाओ, ऐसे बीच से उठा के ऐसे सर पे रख के ऐसे रखने तो जाएगा, बट एक तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, उसको थकान जल्दी हो गई, काम करने में यहाँ पे समय भी ज्यादा लगेगा। प्लस काफी बार ऐसे होता है बेंच इधर टकरा गई, गिर गई, वजन ज्यादा हो गया, नहीं उठा पाया, ये दिक्कतें भी हो सकती है। तो अगर यहां पे जरूरत से कम लोग है ना, तो वर्क में नॉट बी कंप्लीटेड, वर्क में नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इन अ वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उसके लिए ओवर स्टाफिंग भी नुकसानदायक है, उसके लिए अंडर स्टाफिंग भी नुकसानदायक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो लोगों की जरूरत है तो मेरे पास दो ही लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा तो भी दिक्कत है, दो से कम तो भी दिक्कत है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां पे करो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां पे क्या कहता है कि कंपनी में हम जब स्टाफिंग करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि भाई एग्जैक्टली मुझे कितने लोगों की जरूरत है, मैं उतने ही लोगों को यहां पे लेकर आती हूं, जो कि इंश्योर करता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, जरूरत से ज्यादा लोग हो के कॉस्ट भी ना बढ़े, और जरूरत से कम लोग होने की वजह से यहां पे कंपनी का काम अधूरा ना रह जाए या एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कम ना हो जाए। तो दोनों तरीके से यहां पे हम ध्यान रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि यहां पे स्टाफिंग जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां पे करे। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है हेल्प्स इन कंपीटिंग। आज की तारीख में कोई भी बिजनेस लो, एयरलाइन इंडस्ट्री लो, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लो, तुम कोई मैन्युफैक्चरर ले लो, कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस लोगे ना, हर जगह कंपटीशन तो है ही है बॉस। बर्गर बेचोगे तो मैकडॉनल्ड्स है, तो बर्गर किंग भी है, केएफसी भी है, बहुत सारे अदर और आउटलेट्स आ रहे हैं। तो कंपटीशन में अगर तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें बेस्ट इन द मार्केट बनना है, तो बनने में मदद कौन करता है? आपने नई मशीन ली, आपका कॉम्पिटिटर भी ले लेगा, आपने ऑफर्स दिए, आपका कॉम्पिटिटर भी दे देगा, आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, आपका कॉम्पिटिटर भी बढ़ा देगा, आपने नई वैरायटी लेकर आए, वो भी नई वैरायटी लेकर आ जाएगा। ऐसा कौन सी चीज है जो कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता? तो एक ही ऐसा रिसोर्स होता है विच के नॉट बी कॉपीड बाय अ कॉम्पिटिटर, जिसको हम यहां पे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आपके कंपनी के लोग, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कंपीटेंट लोगो, स्किल्ड लोगो, टैलेंटेड लोगो, जो कंपनी को compete करने में, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनने में यहाँ पे मदद कर सके। और इसीलिए हमेशा अपने वर्कर्स को मोटिवेटेड रखना, उनको गोल्स अचीव करने के लिए यहाँ पे इंकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, पहली चीज तो मोरल क्या होता है? एक कॉन्फिडेंस। तो जब स्टाफिंग की बात करोगे, आप एक व्यक्ति को वही काम दे रहे हो जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें उसका टैलेंट है। कोई व्यक्ति है पिज्जा बनाने में एक्सपर्ट है, आप उसको वही काम दे दो ना, वो उसको बेस्ट तरीके से भी करेगा और काम करना उसको अच्छा लगेगा ना, तो वो मन से एकदम डेडिकेटेडली मोटिवेटेड होकर भी यहाँ पे काम करेगा। तो इससे एक व्यक्ति की ना जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो है उस कंपनी में ज्यादा समय के लिए काम करता है, मोटिवेटेड होकर काम करता है, तो उसका आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी भी बेटर यहाँ पे हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसके एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर एरिया में है, आप उसको दूसरा काम दे दोगे ना, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कभी ना कभी वो काम को छोड़ ही देगा। ये चीज को याद रखना। सो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जो कि स्टाफिंग इंश्योर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है दैट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अच्छा, कोई भी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कौन करेगा? लोग करेंगे। भले टॉप मैनेजमेंट करे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करे, बट लोग ही करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, रिसोर्सेज अरेंज करना है, कौन करेगा? लोग ही करेंगे। डायरेक्टिंग करना है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना है, मोटिवेट करना है, लीडर बनना है, कौन करेगा? लोग ही करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी काम करने के लिए लोगों की ही जरूरत होती है। और ये लोगों को लाना, ऐसे एम्प्लॉयज को लाना जो प्लान्स बना सके, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सके, ये काम कौन करता है? तो स्टाफिंग करता है, राइट तो जब तक स्टाफिंग नहीं होता, स्टाफिंग से लोग नहीं आते, तब तक अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बेटा स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टाफिंग एंड एचआरएम। एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्विकली इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। स्टाफिंग एंड एचआरएम की अगर आप बात करो तो एक छोटा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिया है कि जब आप स्टाफिंग की बात करते हो या एचआरएम, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब आप स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है? देखो बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अगर आप इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि स्टाफिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। एचआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरी जरूरी चीज, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो स्टाफिंग इज अ नैरो कंसेप्ट एंड उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। लेकिन अब सवाल आता है ऐसा क्यों? स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों है? स्टाफिंग ज्यादा नैरो कंसेप्ट यहाँ पे क्यों है? तो इसका एक बेहतरीन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बेटा यहाँ पे स्टाफिंग की बात करोगे ना, तो स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चीजें यहाँ पे आती है। लेकिन अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करोगे तो कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, चाहे अक्वायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज और वर्कर्स हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनको रिटेन करना हो, उनको कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बनाना हो, उनको ट्रेनिंग देना हो, उनके लिए पॉलिसीज डिजाइन करना हो, उनको मोटिवेट करना हो, उनके लिए इंसेंटिव्स डिजाइन करना हो, उनके लिए टारगेट सेट करना हो, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे करती है। एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में लाने से लेके उसके रिटेंशन की वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड एंड सैटिस्फाइड रहे, कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको हम ट्रेनिंग दे, काम को सिखाए, हम उसको करियर में ग्रो करने में मदद करें। साथ ही साथ वो जो व्यक्ति है उसको हम यहाँ पे कितना बोनस, कितनी सैलरी देंगे, उसकी कंपेंसेशन डिजाइन करना हो, साल भर में उसने क्या काम किया, कैसा काम किया, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनके लिए अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ये बनाना हो, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। तो स्टाफिंग में हम जो करते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी एडिशनल काम एचआरएम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एचआरएम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिविटीज होती है और स्टाफिंग उसका ही एक यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, एडिशनल एक्टिविटीज की अगर आप बात करोगे जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यहाँ पे करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कंपैरिजन बिटवीन स्टाफिंग एंड एचआरएम के तौर पे, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मुझे मेरी कंपनी में एग्जैक्टली कितने लोगों की जरूरत है और कौन से स्किल सेट की। क्योंकि अगर मुझे पता नहीं है कितने लोगों की जरूरत है, मैं रैंडमली बोलती हूँ कि 10 लोग लेके आ जा, 20 लोग लेके आ जा, तो ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग हो सकता है और मुझे ये प्रॉब्लम अवॉइड करनी है। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कंपनी में एग्जैक्टली कितने लोगों की जरूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स को कंपनी में लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एम्प्लॉइंग पीपल। वेकेंट पोजीशंस को फिल करना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो वो पोजीशन के काबिल हो, वो पोजीशन के लिए करेक्ट फिट हो।
नेक्स्ट है दैट इज करियर ग्रोथ। एम्प्लॉइज अगर कंपनी में आते हैं तो सोचते हैं कि भाई हम भी करियर में ग्रो करें, प्रमोशंस हो, करियर ग्रोथ हो, तो किस तरीके से एम्प्लॉइज को यहाँ पे करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देना, किस तरीके से उनके करियर प्लान्स यहाँ पे डिजाइन करना, ट्रेनिंग देना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। एवरी ईयर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करना कि हमने उनको क्या काम दिया था, क्या टारगेट्स दिए थे, उन्होंने कितने अच्छे से वो काम को किया, टारगेट्स को कंप्लीट किए, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे करना, राइट। नेक्स्ट है दैट इज मोटिवेशन। कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स, बोनस, कमीशन ऑफर करना कि वो मोटिवेटेड होकर अपने गोल्स एंड टारगेट्स को यहाँ पे कंप्लीट करें। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपेंसेशन। हर एक व्यक्ति की कितनी सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन होगा, हर एक व्यक्ति और डिफरेंट पोजीशंस के लिए ये कंपेंसेशन प्लान्स को डिजाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक तरीके से एम्प्लॉयज को डिफरेंट मेडिकल इंश्योरेंस प्लान, एक्सीडेंटल प्लान, ये प्लान्स देना कि वो भी यहाँ पे एक तरीके से सिक्योर फील करे, राइट। नेक्स्ट दैट इज रिव्यू एंड ऑडिट। लोगों का और पॉलिसीज का कॉन्स्टेंटली रिव्यू एंड ऑडिट करते रहना कि कहीं कोई पॉलिसी गलत तो नहीं हो रही, उसमें चेंजेस का जरूरत तो नहीं है, पॉलिसी में बदलाव की जरूरत तो नहीं है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यही है कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करोगे तो इसमें और एडिशनल चीजें जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के लिए करता है, वो एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस की बात करो तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जो बोर्ड एग्जाम में मैंने रिपीटेटिवली इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है केस स्टडी के फॉर्म में, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन कहता है कि इन द अबव केस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस हैव बीन परफॉर्म्ड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन देम। ठीक है, या तो क्वेश्चन आता है इन द अबव केस सम ऑफ द स्टेप्स इन वन ऑफ द process of a management function has been performed, explain the next 3 steps, राइट। तो जनरली इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं वो बता दो, या कौन से स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं देखो, उसके आगे के 3 बता दो, उसके आगे के 4 बता दो, है ना। तो चलिए स्टाफिंग प्रोसेस जो है उसको हम डिटेल में यहाँ पे कवर करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की अगर आप बात करोगे बेटा तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसका मतलब ये कि एग्जैक्टली फाइंड आउट करना कि मेरी कंपनी में कितने लोगों की यहाँ पे जरूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से पोजीशंस पे। कारण एक ही है ये स्टेप को परफॉर्म करना, अगेन सो दैट हम जो ओवर स्टाफिंग है, ओके जरूरत से ज्यादा लोग हायर करना, या फिर अंडर स्टाफिंग है, जरूरत से कम लोगों को यहाँ पे हायर करना, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है इसको हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, खत्म यहाँ पे कर सकते हैं। काफी किताबों में ये जो पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसको यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग के तौर पे गिवन है, जो कि गलत नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट लिखोगे तो बेटर होगा। ओके, अब अगर मुझे मैन पावर प्लानिंग करना है या एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट करना है कि मुझे मेरी कंपनी में कितने लोगों की और कौन से स्किल सेट वाले लोगों की जरूरत है, करूंगी कैसे, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज अ वर्कलोड एनालिसिस। ये देखना कि मेरी कंपनी में कितना काम है, क्योंकि ज्यादा काम है तो ज्यादा लोग चाहिए, कम काम है तो कम लोग चाहिए, तो कितने लोग चाहिए काम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितना काम है, कितने लोगों की जरूरत है, पहले ये देखना। तो मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया क्या क्या काम करना है, कितना काम है, और उसके मुताबिक मेरा हिसाब कहता है फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी में मुझे यहाँ पे 100 लोगों की जरूरत है मेरे काम को कंप्लीट करने के लिए। चलो ठीक है, आप कहते हो 100 लोगों की जरूरत है, बट ऑलरेडी कंपनी है, काम चल रहा है, तो कुछ लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नई कंपनी बना रहे हो तो पूरे 100 लोग लेके आने पड़ेंगे, नहीं ना। तो कंपनी चल रही है, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, तो हम ये चेक करते हैं सेकेंड स्टेप में कि कंपनी में कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस पे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। तो 100 लोगों की जरूरत है, मैंने देखा कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें से 70 लोग ऑलरेडी मेरे पास कंपनी में अवेलेबल है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। 100 लोगों की जरूरत है जिसमें 70 लोग ऑलरेडी कंपनी में अवेलेबल है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो अगर दोनों को कंपैरिजन किया तो कम कितने पड़ रहे हैं, तो देखा जाए तो 30 लोग हैं जो यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। तो मैं अगर स्टाफिंग करूंगी, मैं अगर कंपनी में एम्प्लॉयज लेकर आऊंगी तो वो 30 लोग लेकर आऊंगी, ना कि 100 लोग चाहिए, 70 लोग हैं ना, तो 100 लोग एडिशनल लेके आती तो 170 लोग हो जाते, ओवर स्टाफिंग हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट किया, सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस किया, क्या काम है, कितना काम है, कितने लोगों की जरूरत है, अंदाजा लगाया 100 लोगों की जरूरत है।
फिर वर्कफोर्स एनालिसिस किया कि एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज है जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। 70 लोग तो मेरे पास ऑलरेडी है। कंपैरिजन किया, 100 लोग चाहिए, 70 लोग ऑलरेडी है, बच्चे कितने हैं? 30 लोग। तो कितने लोगों की स्टाफिंग करूंगी? 30 लोगों की। चलो ठीक है, अब 30 लोगों की स्टाफिंग करनी है तो सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, जो कि है यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मेरी कंपनी में 30 लोगों की जरूरत है। अरे लेकिन कंपनी में लोग अप्लाई तब करेंगे जब उनको पता चलेगा कि इस कंपनी में नौकरी अवेलेबल है, या इस कंपनी में पोजीशन खाली है, या इस कंपनी में जॉब वैकेंसी है। लोगों को सपने में तो आएगा नहीं। तो इसीलिए हमारी कंपनी में जो वेकेंट पोजीशंस है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, जिससे हमें परफेक्ट व्यक्ति मिलने के चांसेस बढ़ जाए। हम करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में कोई तामझाम नहीं होता। न्यूज़पेपर है, उसमें ऐड दे दिया, जॉब की वेबसाइट्स होती है जैसे naukri.com, monster.com, उसके ऊपर पोस्ट डाल दिया कि भाई मेरी कंपनी में ये पोजीशन खाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। राइट इस तरीके से बेसिकली मैंने कोशिश की कि मेरी कंपनी में जो खाली पोजीशन है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग ये पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करें। याद रखना, रिक्रूटमेंट का काम होता है टू अट्रैक्ट एंड इंड्यूस पीपल और मैक्सिमम पीपल टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट पोजीशन। एक एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिले और परफेक्ट व्यक्ति मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाए। रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिक्रूटमेंट को हम यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। बाबू पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि हम चाहते हैं और एप्लीकेशंस आए और एप्लीकेशंस आए और एप्लीकेशंस आए, तो आते जाए, इसके लिए वो पॉजिटिव प्रोसेस है। ऐड होते जाए तो पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, चलो खाली पोजीशंस 30 थी, आपने अलग अलग जगहों पे उसकी एडवर्टीजमेंट करी, न्यूज़पेपर में डाल दिया, वेबसाइट्स पे डाल दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब 30 पोजीशन के लिए 3000 लोगों ने अप्लाई किया, तो 3000 लोगों को नौकरी दे दोगे क्या? नहीं ना। तो उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज द स्टेप ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन का काम क्या होता है? तो अगर मान के चलो मेरी कंपनी में 30 पोजीशंस खाली थी, 3000 लोगों ने वहां पे अप्लाई कर दिया। अब मैं 3000 लोगों को तो नौकरी नहीं दे सकती ना, तो इन 3000 लोगों में से बेस्ट 30 व्यक्ति को ढूंढ के निकालना जो मेरी कंपनी के लिए सबसे कंपीटेंट और बेस्ट है, जो इस पोजीशन पे काम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का काम होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनको चेक करे और उसमें से जो बेस्ट व्यक्ति है उसको यहाँ पे चुनकर निकाले। और इसीलिए हम काफी बार ये कहते हैं कि सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। बाबू सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि सिलेक्शन करते वक्त हम लोगों को रिजेक्ट ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे 3000 एप्लीकेशन आए, ठीक है, उसमें से 2970 लोगों को हम रिजेक्ट करेंगे, माइनस 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 हटाते जाएंगे, तो इसीलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। ओके, मान के चलो 3000 एप्लीकेशंस में से बेस्ट 30 व्यक्ति को आपने चुन लिया। अब वो 30 व्यक्ति को आपकी कंपनी में यहाँ पे नौकरी मिलनी है, ठीक है। तो अब वो जो 30 लोगों को आपने चूज किया है बाबू, उनको आप उनका क्या काम है और क्या पोजीशन है वो तो बताओगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को बताना कि देख भाई तेरी मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन है, एज अ मार्केटिंग मैनेजर तेरा ये काम है, ये तेरी टीम है, वो उसको यहाँ पे बताना। प्लेसमेंट इज गिविंग अ जॉब टू अ पर्सन, और उसको बताना कि भाई तेरी इस कंपनी में ये पोजीशन है, तू ये काम यहाँ पे करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? एक नए व्यक्ति को अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाना। व्यक्ति नया है, लोगों को नहीं जानता, काम तौर तरीके रूल्स पॉलिसीज नहीं जानता, उसको ये चीजों से वाकिफ कराना, इंट्रोडक्शन कराना, लोगों से मिलवाना, पॉलिसीज बताना, रूल्स बताना, इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, 30 लोगों को चुना, 30 लोग आए, सबको उसका उसका काम और पोजीशन बता दी, लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया, कंपनी के तौर तरीके पॉलिसीज कायदे कानून सब कुछ बता दिया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो बेटा, काफी बार ऐसे होता है कि व्यक्ति आता है, हर एक कंपनी के तौर तरीके अलग होते हैं, काम करने का ढंग अलग होता है, तो हमें उसको काम सिखाना पड़ता है। तो जब आप एक व्यक्ति को काम सिखाते हो उसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग में आप उसको उतना ही काम सिखाओगे जो उसके काम के लिए, उसके पोजीशन के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा चीजें सिखाना, नई नई चीजें सिखाना, ये सब हम यहाँ पे नहीं करते।
तो ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपिंग अ पर्सन विथ नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज पर्टिकुलर टास्क। उसको वही काम सिखाना जो उसके काम के लिए, उसके जॉब के लिए जरूरी है, जिससे वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सके। लेकिन अगर जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे ना, तो वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट कभी भी एक एम्प्लॉय के यहाँ पे इंडिविजुअल करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। तो डेवलपमेंट कहता है कि भाई व्यक्ति मेरे कंपनी में आया है, कुछ सीखने आया है, जिंदगी में आगे बढ़ने आया है, तो नई चीजें सिखाना, करियर में आगे बढ़ने का मौका देना, नए स्किल्स ट्रेनिंग देना, ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, अगर उसको कुछ सिखाने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, आप सिखा दो, ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग दे दी, बंदा काम सीख गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज अ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बाबू प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की यहाँ पे बात करोगे ना, अच्छा इवन बिफोर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग यहाँ पे द स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो एक बार आपने व्यक्ति को यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे दिया ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है बाबू, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करोगे ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है मालूम है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट some set standards। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई वर्कर है, आपने उसको एक काम दिया, एक टारगेट दिया। अब वो व्यक्ति ने वो काम अच्छे से किया नहीं किया, टारगेट कंप्लीट किया नहीं किया, ये चीज को यहाँ पे इवैल्यूएट करना, चेक करना। क्यों करता है? ईयर के एंड में किसको ग्रोथ मिलना चाहिए, किसका सैलरी बढ़ाना चाहिए, किसको प्रमोशन देना चाहिए, डिसीजंस लेने होते हैं ना। तो वो डिसीजंस लेने के लिए ही हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं कि व्यक्ति को काम दिया, टारगेट दिया, वो कंप्लीट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो चाहता है कि वो करियर में ग्रो करे, करियर में आगे बढ़े, उसको वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले। तो एक व्यक्ति का करियर ग्रोथ प्लान बनाना कि भाई वो कितने साल बाद यहाँ पे उसको प्रमोशन मिलेगा, कौन से पोजीशन पे जाएगा, कब उसकी पोजीशन बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगी, ये एक प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग बनाना, जिससे वो भी अपने करियर गोल्स को यहाँ पे पूरा कर सके। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज कंपेंसेशन। एक कंपेंसेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो बच्चे कहते हैं मैम कंपेंसेशन मतलब सैलरी और वेजेस ना। आप गलत हो। कंपेंसेशन मतलब काम करने के बदले आपको जो पैसा मिले। तो आप बोलोगे मैम वही तो सैलरी वेजेस होता है ना। नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक व्यक्ति है, एक एम्प्लॉय है, जिसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ओ। क्या नाम रखा है? एम्प्लॉय ओ, ए जी ओ जी। तो ओ जी ये एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो ओ जो एम्प्लॉय है यहाँ पे काम करने के लिए हम उसको सैलरी तो देते ही है, प्लस उसको साल में एक बार बोनस मिलता है। सेल्स में काम करता है तो सेल्स जितने ज्यादा करेगा, हर एक सेल्स के ऊपर हम उसको यहाँ पे कमीशन देते हैं। रहने के लिए, घर आने के लिए, ऑफिस आने के लिए गाड़ी वगैरह दिया है तो हमने उसको पर्क्स दिया है। तो जो भी टोटल हम साल भर में उसको पैसा देते हैं उसके काम के बदले, इसको टोटली हम यहाँ पे कंपेंसेशन कहते हैं। तो बाबू कंपेंसेशन मतलब क्या? एक व्यक्ति को काम करने के बदले जो भी आपने पैसा दिया, अब उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन, वेजेस, इंसेंटिव सब कुछ यहाँ पे टोटल मिल मिलाकर जो है यहाँ पे आपका कंपेंसेशन बन जाता है। ठीक है, सारी चीजें बेटा यहाँ पे आपके कंपेंसेशन में आ जाती है। ओके, तो हर एक व्यक्ति के डिफरेंट पोजीशंस पे क्या कंपेंसेशन होंगे, कितनी सैलरी, वेजेस, इंक्रीमेंट, बोनस होगा, ये यहाँ पे डिसाइड करना। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, चलिए स्टाफिंग प्रोसेस समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं दैट इज रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेस। रिक्रूटमेंट क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मेरी कंपनी में जितनी भी वेकेंट पोजीशंस है, वो वेकेंट पोजीशंस के लिए सबसे से ज्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करें, ये चीज यहाँ पे इंश्योर करना। तो टू अट्रैक्ट एंड इंड्यूस पीपल टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट कहता है। जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा चॉइसेस मिलती है, चांसेस कि आप मोस्ट कंपीटेंट एम्प्लॉय यहाँ पे ढूंढोगे, चांसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
अब बेटा अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें और लोग यहाँ पे ऐड हो जाए और एडिशनल लोग यहाँ पे आ जाए, राइट। रिक्रूटमेंट अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपकी कंपनी में 30 पोजीशंस वेकेंट थी, उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट करना था, है ना। तो रिक्रूटमेंट करने के मेनली दो तरीके होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कि कंपनी में जो खाली वेकेंट पोजीशंस है वो फुलफिल करने के लिए हम बाहर से कोई भी नया व्यक्ति लेकर नहीं आए। कंपनी में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हीं को लेकर अगर वेकेंट पोजीशंस फिल की तो उसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो सिंपल शब्दों में टू फिल द वेकेंट पोजीशंस इन एन organization with existing एम्प्लॉयज, मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से वेकेंट पोजीशंस को फिल करना, इसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं को लेकर आपने जो यहाँ पे पोजीशंस है उसको फुलफिल करी या उसको भरी, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इंटरनल सोर्स कैसे यहाँ पे काम करता है, या इंटरनल सोर्स किस तरीके से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? तो देखा जाए बेटा, दो तरीके के इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। अगर मैं इंटरनल सोर्सेस की बात करूं ना, तो दो तरीके या दो टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। कौन से दो? तो एक जिसको हम यहां पे कहते हैं प्रमोशन, एंड दूसरा जिसको हम यहां पे कहते हैं ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं? ट्रांसफर्स। ठीक है, प्रमोशन की अगर हम बात करें ना, तो प्रमोशन का मतलब होता है टू फिल द वेकेंट पोजीशन बाय promoting an existing employee to a higher position। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते से कि हमारा यहाँ पे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ओके, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे खाली हो रही है ना। अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर नहीं होंगे और उनकी पोजीशन यहाँ पे खाली हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मेरे कंपनी में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर थे जो उनके अंडर काम करते थे, जो एक तरीके से उनके यहाँ पे सबऑर्डिनेट थे। यही असिस्टेंट मैनेजर को मैंने मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, मतलब मैंने उनका यहाँ पे प्रमोशन कर दिया, उनको जो है वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। अब जनरली जब भी आप प्रमोशन करोगे तो मोस्ट केसेस में देयर विल बी इंक्रीज इन पे एंड अथॉरिटी। तो पेमेंट और अथॉरिटी जो है जनरली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। कब? जब आप प्रमोशन की यहाँ पे बात करते हो। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा मेथड होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है फिलिंग द वेकेंट पोजीशंस बाय horizontal movement of employees from one place to another। ठीक है,
इसका भी अगेन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई एक बैंक है ना, और ये बैंक के 2 ब्रांचेस है जिसको हम कहते हैं ब्रांच 1 एंड इसको हम कहते हैं ब्रांच 2। 2 ब्रांचेस है, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। ठीक है, ब्रांच 1 की अगर हम बात करें तो ब्रांच 1 में एक डिपार्टमेंट है लोन डिपार्टमेंट करके। इसमें टोटल 10 लोग काम करते हैं, 10 एग्जीक्यूटिव्स है जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे और 2 लोगों की जरूरत है। 2 लोग यहाँ पे कम पड़ रहे हैं क्योंकि काम ज्यादा है, लोन लेने वाले बढ़ गए हैं, तो मुझे लोग कम पड़ रहे हैं और 2 लोगों की जरूरत है। अब ब्रांच 2 छोटी सी है, थोड़े से सेक्लूडेड एरिया में है, तो यहाँ पे जो लोन डिपार्टमेंट है, इस लोन डिपार्टमेंट में भी 10 लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअल में 10 लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोन ज्यादा लेने लोग आते नहीं है, छोटा गांव टाइप एरिया है तो ज्यादा लोग लोन वगैरह लेने आते नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग हैं, मुझे यहाँ पे बेसिकली 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने यहाँ से 2 एग्जीक्यूटिव्स को हटाया और वो 2 एग्जीक्यूटिव्स को मैंने ब्रांच 1 में ट्रांसफर कर दिया। मैंने उनको बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम 2 जन है यहाँ पे, कल से ब्रांच 1 जो है यहाँ पे काम करोगे, ब्रांच 2 में काम करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे टोटल ब्रांच 1 में 12 लोग हो गए, 12 एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एंड ब्रांच 2 में यहाँ पे टोटल 8 एग्जीक्यूटिव्स हो गए। पहले भी 20 जन थे, अभी भी 20 जन है। फर्क ये है, पहले दोनों ब्रांच में 10-10 जन थे, अभी यहाँ पे 12 लोग चाहिए थे, 12 हो गए, यहाँ पे 8 लोग हो गए। काम सेम, पोजीशन सेम, बस जगह बदली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ ना। तो इसी को बेटा हम यहाँ पे ट्रांसफर कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, है ना। ट्रांसफर की अगर आप बात करोगे तो जनरली ट्रांसफर में देयर इज नो इंक्रीज इन ऑथोरिटी और पेमेंट्स। मोस्ट केसेस में ट्रांसफर में बिकॉज ऑफ सेम पोजीशन पे काम कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, तो आपकी अथॉरिटी और पे स्केल जनरली इंक्रीज नहीं होता है, सेम रहता है। बट दोनों केस में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हीं को लेकर आपने वेकेंट पोजीशंस फुलफिल करी ना, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करो, अगर कंपनी के आप वेकेंट पोजीशंस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिल करते हो तो उसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अगर आप यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करो, सबसे पहले हायर मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉय को पता होता है कि कल उठ के अगर प्रमोशन की बारी आएगी तो मुझे प्रमोशन मिल सकता है, तो हो सकता है कि वो ज्यादा डेडिकेटेडली यहाँ पे काम करे कि उसको कल उठ के प्रमोशन मिले। नेक्स्ट दैट इज सिंपल प्रोसेस, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, सबके इंटरव्यूज लो, फिर सिलेक्शन करो, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है। एम्प्लॉय को बोल दिया कि भाई तेरा प्रमोशन हो गया, उसको कंपनी के तौर तरीके, कायदे कानून सब कुछ मालूम है, प्रमोशन हो गया, पोजीशन बढ़ गई, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स। प्रमोशंस करते वक्त, ट्रांसफर्स करते वक्त हम लोगों को पहले से ट्रेन करना शुरू करता है। अब मार्केटिंग मैनेजर रिटायर हो रहे हैं, पता है असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके मार्केटिंग मैनेजर बनाना है, 6 महीने रिटायरमेंट को बाकी होंगे, तभी से वो उनको काम हैंडओवर करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं, पहले से उनको फ्यूचर मैनेजरियल पोजीशंस के लिए प्रिपेयर कर देता है। नेक्स्ट दैट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसमें खर्चा भी कम जाता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट करना, वो लंबे लंबे इंटरव्यू प्रोसेसेस करना, ये आपको नहीं करना पड़ता है, इसीलिए कॉस्ट भी यहाँ पे कम जाता है कंपनी का। नेक्स्ट है नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। जैसे अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वहां पे ज्यादा लोग थे, ओवर स्टाफिंग थे, लेकर आपने ब्रांच 1 में डाल दिया जहां पे अंडर स्टाफिंग था, तो दोनों ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम आप ट्रांसफर्स करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, इंटरनल सोर्स का सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। वही लोग जो कंपनी में पहले काम करते थे वही लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, नए लोग विथ न्यू आइडियाज, न्यू टैलेंट ही कंपनी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीज इन एंथुजियाज्म। बेटा काफी बार ऐसे होता है, मुझे पता होता है ना कि ये व्यक्ति रिटायर होगा तो नेक्स्ट मेरे को ही प्रमोशन मिलने वाला है, मेरे को ही वो पोजीशन मिलने वाली है ना, तो वो जो एंथुजियाज्म होता है ना अंदर से, वो जो एक आग होती है प्रूफ करने की, करके दिखाने की, वो कभी कभी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लो प्रोडक्टिविटी।
अब देखो, अगर आप इंटरनल ट्रांसफर्स करोगे, बार बार एक व्यक्ति को यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ऐसे शिफ्ट करते रहोगे एक फुटबॉल की तरह, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। एक काम सीखेगा दूसरे में डाल दोगे, दूसरा सीखता रहेगा तब तक तीसरी जगह भेज दोगे, तो एक व्यक्ति की काफी बार प्रोडक्टिविटी भी इससे लो हो जाती है। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मुझे पता है ना कि मेरा प्रमोशन नहीं होने वाला, मेरे ऊपर 2 जन बैठे हैं, अगर प्रमोशन होगा तो उनका होगा, नेक्स्ट 5 साल तो मेरा नंबर नहीं आने वाला है, तो मोटिवेशन क्या है काम करने का भाई, है ना। तो काफी बार इंटरनल सोर्स की वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है, कंपटीशन भी कम होता है, इसलिए लोग ज्यादा एफर्ट्स डालना, ज्यादा मेहनत करना ये भी नहीं करते। नेक्स्ट है दैट इज लिमिटेड चॉइस। ऑब्वियसली आपके पास अगर मार्केटिंग मैनेजर किसी को बनाना है तो एक ही चॉइस है कि असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट कर दो, क्योंकि फाइनेंस के व्यक्ति को तो मार्केटिंग में डालोगे नहीं, प्रोडक्शन के व्यक्ति को तो मार्केटिंग में डालोगे नहीं। वहीं अगर आप एडवर्टीजमेंट देते, एक्सटर्नल सोर्स से व्यक्ति लेके आते, न्यूज़पेपर में ऐड देते, तो हो सकता है हजारों एप्लीकेशन मिलते, तो बहुत ज्यादा आपको चॉइस मिलती, जो कि यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन का यहाँ पे मैंने आपको एक रेफरेंस भी दिया हुआ है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको बस एग्जांपल्स और डायग्राम के दौरान बताई है, बट नोट्स अगर आप चाहो तो यहाँ से रेफर कर लेना। ओके, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है कंपनी के बाहर से नए व्यक्ति को लाकर वेकेंट पोजीशंस को फिल करना। जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कोई भी पोजीशन खाली होती है तो मैं किसी का प्रमोशन ट्रांसफर करके पोजीशन नहीं भरती, मैं बाहर से नया व्यक्ति लेकर आती हूं और फिर वो पोजीशन को भरती हूं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स के भी अपने फायदे नुकसान है, बट इसका एक टिप दे रही हूं, इंटरनल सोर्स के जो डिसएडवांटेजेस है उसके कई पॉइंट्स एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस है, क्रॉस में चलता है। ठीक है, इंटरनल सोर्स के जो एडवांटेजेस है उसके पॉइंट्स एक्सटर्नल सोर्स के डिसएडवांटेज बन जाता है, तो उल्टा कर लेना, रिवर्स कर लेना, तो यहाँ पे बात आपकी बन जाती है ना। चलिए, एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेज की बात करो तो यहाँ पे आपको फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, बाहर से नए लोग आते हैं, नई सोच, नया इनोवेशन, नए आइडियाज के साथ, तो फ्रेश टैलेंट मिलता है, ज्यादा चॉइस मिलती है। बाहर से जब आप लोगों को लाते हो, आप रिक्रूटमेंट करते हो, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, वेबसाइट्स में ऐड डालते हो, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें से आप मोस्ट कंपीटेंट व्यक्ति यहाँ पे चूज कर पाते हो। क्वालिफाइड पर्सनल मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कंपीटेंट है, जिसके पास डिग्रीज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है, ऐसा व्यक्ति मिलने के चांसेस एक्सटर्नल सोर्स में ज्यादा होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले लोग आपको मिलते हैं, जिन्होंने दूसरी कंपनी में काम किया है, नई नई मशीन से टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ऐसे लोग आपको एक्सटर्नल सोर्स से मिल सकते हैं, जो इंटरनल सोर्स में पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत हाई होती है बेटा, जब आप एक्सटर्नल सोर्स से व्यक्ति को लेकर आते हो ना, तो हजारों व्यक्ति में कंपटीशन होता है एक पोजीशन के लिए, तो इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपैरेटिवली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट इज एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। अब वैकेंसी हुई, अब बाहर से नया व्यक्ति लेकर आ रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई मेहनत हम करें, काम हम करें, कल उठ के जब प्रमोशन की बारी आई तो बाहर से व्यक्ति लाकर बिठा दिया, हमारा क्या। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज लेंदी प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करोगे, आप एडवर्टीजमेंट दोगे, एप्लीकेशन आएगा, वेरीफाई करोगे, इंटरव्यू लोगे, बैकग्राउंड चेक, ये सब करने में समय बहुत लगता है, जबकि प्रमोशन ट्रांसफर से वैकेंसीज फिल करनी है तो यू आपकी तुरंत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट दैट इज इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली आप एडवर्टीजमेंट्स लोगे, इंटरव्यूज लोगे, ये पूरा लेंदी प्रोसेस फॉलो करोगे, तो उसमें खर्चा और समय दोनों ज्यादा जाता है। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो चलिए, मैंने तो ठान ली कि भाई मेरे को तो फ्रेश टैलेंट चाहिए, मुझे वैकेंसीज फिल करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना है, तो कौन से सोर्सेस है, कैसे मैं एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करके वैकेंट पोजीशंस फिल करती हूँ। तो सबसे पहला तरीका होता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स है या कैफेज है, वहां पे बाहर है ना ऐसे पोस्टर लगा होता है, ठीक है, सेल्समैन की जरूरत है, हमें काउंटर स्टाफ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कंपनी है या कैफे है या शोरूम है या मॉल है, तो ऐसे गेट पे एक पोस्टर लगा देना कि हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें कैफे में क्लीनर की जरूरत है, ठीक है, हमें कामगार की जरूरत है। ऐसे आप जो एक पोस्टर बाहर लगाकर वैकेंसीज फिल करते हो ना, एप्लीकेशंस इनवाइट करते हो, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है या जो भी शॉपकीपर है, वो अपने दरवाजे पे आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक पोस्टर लगा देता है। जिस भी व्यक्ति को इंटरेस्ट है, जो पोस्टर पढ़ता है, दूसरों को बताता है, जिसको इंटरेस्ट है, आके अपना रेज्यूम यहाँ पे देके जाते हैं, इंटरव्यू होता है और उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, ये तरीका आप अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कभी भी आपने ऐसा पोस्टर कि हमारे कंपनी में एक सीईओ की रिक्वायरमेंट है या हमारे कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे रिक्वायरमेंट्स का पोस्टर आपने कभी भी ऐसे गेट पे नहीं देखा होगा। तो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तरीका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंपनी या गेट पे ऐसे पोस्टर लगा के लोगों तक जानकारी पहुंचाना अबाउट वेकेंट पोजीशंस, उनका रेज्यूम लेना, इंटरव्यू लेके वैकेंसीज को फिल करना, इस तरीके को हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। दूसरा तरीका है दैट इज द कैजुअल कॉलर्स। अच्छा, कैजुअल कॉलर्स तरीका यहाँ पे कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, लेटर से आपने कंपनी में पहले कभी इंटरव्यू दिया था, उस समय पे आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो कंपनी क्या करती है, इवन जो लोग सिलेक्ट नहीं होते, पहले कोई प्रोसेस में रिजेक्ट होते हैं, उनके रिज्यूम्स का एक डेटा बनाकर स्टोर कर कर रखती है। साथ ही साथ मान के चलिए आप नौकरी की तलाश में है या आपको नौकरी बदलनी है, आप कंपनी में गए, कंपनी में जाके अपना बायोडेटा दे दिया कि सर कोई काम होगा, कोई नौकरी होगा तो बताना। तो ऐसा भी जो डेटा होता है, लोगों के रेज्यूम्स या बायोडेटा होते हैं, उसका भी एक कलेक्शन डेटाबेस बनाकर कंपनी यहाँ पे रखती है। जब भी नई वैकेंसी आती है, इन डेटाबेस में जो लोग हैं जिनका बायोडेटा कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको वो लोग सबसे पहले कांटेक्ट करती है कि सर हमारे कंपनी में ये वैकेंसी है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो। इस तरीके को हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे उनको कॉल करके इन्फॉर्म करना अबाउट द वेकेंट पोजीशंस और उनका एप्लीकेशंस लेना, इसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है। नेक्स्ट तरीका है दैट इज एडवर्टीजमेंट। किधर एडवर्टीजमेंट देने की बात कर रही हूं? तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें। ठीक है। आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, आई एम वेरी श्योर पढ़े नहीं होंगे तो देखे तो होंगे। अगर आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो उसमें देखिएगा एक पेज होता है जहाँ पे एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब वैकेंसीज होती है उसकी एडवर्टीजमेंट्स पोस्ट होती है। जैसे न्यूज़पेपर्स उसमें छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, वहां पे कंपनी अपनी वैकेंसीज जो है, जो पोजीशंस वैकेंट है, उसकी एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में यहाँ पे देती है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो वैकेंसीज देखते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो हायर पोजीशंस होती है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत है, मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है, उनकी भी एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट के अगर जॉब्स है तो उसमें तो मैंडेटरी किया गया है कि मिनिमम आपको 2 न्यूज़पेपर्स में तो एडवर्टीजमेंट देनी है, एक इंग्लिश और एक रीजनल, राइट। तो इसलिए न्यूज़पेपर्स में भी आप एडवर्टीजमेंट देके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो कि आपकी कंपनी में यहाँ पे वैकेंसीज है, लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और उस हिसाब से जिसको इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करूं ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट की रन फैसिलिटी है। मतलब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट चलाती है। बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो लोगों को मदद करना चाहते हैं कि लोग अपनी नौकरी यहाँ पे आसानी से ढूंढ सके और कहीं कोई नौकरी उपलब्ध हो तो ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने एक ऑफिस सेटअप करी और वो ऑफिस का नाम है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। याद रखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं जहां पे गवर्नमेंट ये ऑफिसेज सेटअप करते हैं एक ही यहाँ पे एम के साथ कि भाई लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिले। अब अगर कोई जॉब सीकर है, जॉब सीकर मतलब ऐसा व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में है, वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाता है और उसका जो बायोडेटा है, या तो जिसको हम सीवी या तो रेज्यूम भी कहते हैं, वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे सबमिट करके आ जाता है, जिसमें उसका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कहाँ काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, किस नौकरी की तलाश में है, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड होती है। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे सबमिट करके आ जाते हैं। ठीक है। अब वहीं अगर कंपनीज है जो जॉब गिवर्स है, कंपनीज जिनमें यहाँ पे वैकेंसीज है, वेकेंट पोजीशंस है, वो इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं, ये जो बायोडेटा सीवीज दिए गए हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उनको कांटेक्ट करके डिफरेंट पोजीशंस के बारे में बता के उनके इंटरव्यूज लेके उनका सिलेक्शन करता है। तो आप कह सकते हो कि जिनको नौकरी की तलाश है और जो कंपनीज में नौकरियां उपलब्ध है,
इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इंटरमीडियरी, एक कड़ी, एक लिंक के तौर पे एक्ट करता है, जहां पे नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को मिलाने की कोशिश करता है। इसके लिए गवर्नमेंट कोई चार्जेस नहीं लेता, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। जो नौकरी की तलाश में है उनको यहाँ पे नौकरी मिले, ये कोशिश गवर्नमेंट यहाँ पे करता है। कुछ जॉब पोजीशंस जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज या एजेंसीज में जॉब्स होती है, उनको तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा हायर करना एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी भी है, कुछ ऑफिसेस में। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है इंटरमीडियरी के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे लोगों को जॉब की जरूरत है, जो नौकरी की तलाश में है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाके अपना बायोडेटा देते हैं, और जो कंपनीज जो लोगों को ढूंढ रही हैं वेकेंट पोजीशंस फिल करने के लिए, वो यहाँ से जाके बायोडेटा लेके उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को नौकरी ढूंढने में एक तरीके से मदद करता है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बाबू, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो अगेन ये थर्ड पार्टी इनिशिएटिव है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स किस तरीके से यहाँ पे काम करता है मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कोई एक कंपनी है और ये कंपनी में बहुत सारी जॉब पोजीशंस है जो यहाँ पे वेकेंट है, बहुत सारी वैकेंसीज है, जॉब पोजीशंस है जो यहाँ पे खाली है। अब कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट्स तो होते ही है जो ये वैकेंसीज फिल करने पे काम करता है, बट बहुत बार ज्यादा वैकेंसीज है, सब पोजीशंस के लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है। तो वो एक थर्ड पार्टी की मदद लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो वो ये प्लेसमेंट एजेंसी के पास यहाँ पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो भाई, हमारे कंपनी में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज है, ये पोजीशंस वेकेंट है और हमें इस तरीके के लोगों की जरूरत है। तो कौन सी पोजीशन वेकेंट है, किस तरीके के लोगों को वो ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स ये प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पे देता है। अब ये प्लेसमेंट एजेंसी जो है एक तरीके से दे हेल्प द कंपनीज in finding competent personnel and filling their vacant positions। ये जो है एक तरीके से कंपनीज की मदद करते हैं उनकी पोजीशंस को फिल करने के लिए, जो वैकेंसीज है उसके लिए कंपीटेंट लोग ढूंढ के देने में उनकी मदद करता है। अच्छा, ये कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है, ये एक बिजनेस है, वो कंपनी की मदद करते हैं उनकी वैकेंसीज फिल करने में, बट उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं उनको कंपीटेंट लोग ढूंढ के देने में। मैनेजमेंट कंसल्टेंट सेम काम करता है जो प्लेसमेंट एजेंसी करता है। प्लेसमेंट एजेंसी जनरली छोटे मोटे पोजीशंस है तो उसके लिए हम प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाता है। वहीं अगर कंपनी में सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस वेकेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जिसको मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहता है। काम दोनों सेम करते हैं, कंपनी की मदद करते हैं कंपीटेंट लोग ढूंढकर उनकी वैकेंसीज को फिल करने में, और इसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं या तो कमीशन यहाँ पे चार्ज करते हैं। याद रखना, इट इज अ कमीशन चार्ज्ड बिजनेस। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत सिंपल है, कैंपस रिक्रूटमेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करता है। बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे एमबीए के कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनीज ये कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स को विजिट करती है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंटरव्यूज लेके फ्रेशर्स को नौकरियां देती है। इसको हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनीज कॉलेज के कैंपस में जाके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाके वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को हायर करती है, उनके द्वारा अपनी वेकेंट पोजीशंस फुलफिल करती है, और इसीलिए इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। बाबू, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके बहुत सारे लेबरर्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शंस होता है। तो लेट अस से मेरे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मॉल बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ लेबरर्स की जरूरत है। तो लेबरर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फोन करो, उनके अलग अलग गाँव में डिफरेंट एरियाज में लेबरर्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, ये लेबरर्स को वो लाकर यहाँ पे आपके यहाँ पे काम करने के लिए रख देता है।
ठीक है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज है, कल उठ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर चला गया तो उसके लेबरर्स भी चले जाएंगे, लेकिन ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है लेबर लाके ही नहीं देते, उनकी जिम्मेदारी उठाना, उनके पेपर वर्क कराना, टाइम टू टाइम उनकी सैलरीज देना, सब कुछ ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे करता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जहाँ पे आपको अनस्किल्ड लेबर कम समय पे चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अरेंज करके देता है। याद रखना, यहाँ पे अगर आपको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए तो ही आप ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हो वैसे ही आप टेलीविजन पे भी अपनी वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। बहुत सारे लोग डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स देखते हैं, साथ ही साथ वो आपके एडवर्टीजमेंट देखेंगे, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप रिक्रूटमेंट अगेन यहाँ पे कर सकते हो। तो टीवीज पे एड देना दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है दैट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है अलग अलग जो वेबसाइट्स है, ठीक है, आज के तारीख में naukri.com है, monster.com है, लिंक्डइन है, कंपनी की खुद की वेबसाइट्स होती है, वहां पे भी आप कंपनी के वेरियस जॉब पोजीशंस जो है उसके बारे में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो। बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट पे जाओगे ना तो उसमें करियर करके एक टैब होता है, वहां पे कंपनी में कौन सी पोजीशंस है, किस तरीके के लोगों की तलाश में है, डिटेल्स गिवन होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई वहां पे कर सकते हो। तो कंपनी की खुद की वेबसाइट्स कहो या बड़ी बड़ी naukri.com, monster.com, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट कहो जो लोगों को यहाँ पे नौकरी ढूंढने में मदद करती है, वहां पे भी आप एडवर्टीजमेंट्स देके यहाँ पे लोगों की हायरिंग कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मेथड है दैट इज ए रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। कौन से एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, आप उनको भी कह सकते हो कि देखो भाई हमारी कंपनी में सो एंड सो पोजीशन है जो यहाँ पे खाली है, अगर आपके कोई जान पहचान में है, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई रिश्तेदार है जो ये पोजीशन के काबिल है, फिट है या इंटरेस्टेड है, आप बता देना। तो हम वो एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं कि भाई देखो ये मेरा भाई है, उसको मैं इस पोजीशन के लिए रिकमेंड करती हूँ, मेरे को लगता है इस पोजीशन के लिए वो फिट है, वो यहाँ पे काम कर सकता है ना। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बोलना, उनसे रिकमेंडेशन यहाँ पे लेना कि भाई अगर तुम्हारे पहचान में कोई है जो पोजीशन पे काम करता है तो आप यहाँ पे बता दो। इसका एक फायदा भी होता है कि एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है तो उसको कंपनी के तौर तरीके, कायदे कानून पता है, तो जिसको वो रेफर करेगा उसको बताकर वहां पे करेगा तो एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा, उसके चांसेस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे आया हुआ है, PYQ है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि इस पर्टिकुलर आप पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे गिवन है। अब मैं बताऊंगी हर चीज तो कैसे चलेगा मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपका PYQ है एक प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में बाबू, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो दिशा मैम आपको देगी एक थम्स अप, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब रिक्रूटमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेकेंट पोजीशन है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी या टीवी में ऐड दे दी या वेबसाइट्स पे मैंने यहाँ पे पोस्ट डाल दिया, बहुत सारे एप्लीकेशंस मेरे को यहाँ पे वेकेंट पोजीशंस के लिए मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से जो बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे चूज करके निकालना। अब जाहिर सी बात है अगर आपको 30 लोगों की जरूरत है, 30,000 लोग अप्लाई कर देंगे तो सबको तो आप नौकरी दे नहीं सकते। आप क्या करते हो, ये सभी लोगों को इवैल्यूएट करते हो, उनका क्या काम है, क्या एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इंटरव्यूज देते हो और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट आपको लगता है जो इस पोजीशन के लिए सबसे सूटेबल है, कंपीटेंट है, स्किल्ड है, वहां पे अच्छा काम कर सकता है, एफिशिएंटली काम कर सकता है, कंपनी के गोल अचीव कर सकता है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी एप्लीकेंट्स है उसमें से मोस्ट सूटेबल एंड कंपीटेंट व्यक्ति को यहाँ पे चूज करना। सिलेक्शन की बात करो तो सिलेक्शन में बहुत सारे आपको रिजेक्शंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 100 लोगों में से 70 लोग या 80 लोग हैं जो आपको लगता है कि भाई ये सूटेबल नहीं है, उनको आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना होता है। इसलिए हम कहते हैं सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है बाबू। अगर आप सिलेक्शन की बात करो ना तो सिलेक्शन करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इसीलिए हमने कहा था कि जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चूज करते हो टाइम भी ज्यादा जाता है, कॉस्ट भी ज्यादा जाता है, ठीक है। अब मुझे अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेरे पास इतने सारे एप्लीकेशंस आए, अब उसमें से बेस्ट व्यक्ति ढूंढना है, कैसे ढूंढूं?
अब इंकी पिंकी पोंकी या assumption के बेसिस पे एक पिक कर लिया, चलो इसको रख लो, ऐसे तो नहीं होता है। इसके लिए भी हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड स्टेप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है बेटा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग, जहां पे आप एग्जैक्टली क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मेरे कुछ यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स है ना, तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन यहाँ पे खाली हो रही है, तो मुझे इस पोजीशन के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति को ढूंढना है। तो मेरे मार्केटिंग मैनेजर में क्या रिक्वायरमेंट्स है जो मैं खोज रही हूँ? तो मैं कहती हूँ कि देखो भाई, मेरा मार्केटिंग मैनेजर है, उसको मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 इयर्स का होगा, उससे ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए मार्केटिंग की फील्ड में। दूसरी चीज, उसमें से मिनिमम 1+ ईयर का एक्सपीरियंस एज मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, कि भाई वो 1 या 1 से ज्यादा साल से मार्केटिंग मैनेजर की जो पोजीशन है उस पोजीशन पे मैनेजरियल लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। थर्ड मेरी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए फ्रॉम अ गुड कॉलेज और गुड इंस्टीट्यूट। तो Tier 1 कॉलेज से उनके पास MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि भाई मेरी कंपनी में जो भी मार्केटिंग मैनेजर काम करेगा ना, वो व्यक्ति में ये रिक्वायरमेंट्स है जो मैं देख रही हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करेंगे तो ही मैं उनको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे मेरे कंपनी में दूंगी। ठीक है, अब ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको मैं मैच करूंगी डिफरेंट एप्लीकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एप्लीकेशन आया जिस व्यक्ति का नाम था सुरेश। सुरेश ने मेरी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। अब उसने अपना CV या बायोडेटा मेरी कंपनी में यहाँ पे दिया है, ठीक है, जहाँ पे उसका नाम, नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स गिवन है। सुरेश कहता है कि भाई देखो, मेरे को ना 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, मैनेजरियल लेवल पे काम नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पे MBA इन मार्केटिंग है। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस है और MBA इन मार्केटिंग है, बट वो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे ना। मैंने कहा था मुझे 4 या 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, जो कि सुरेश यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे। मैंने कहा व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसको 1 या 1 से ज्यादा साल का मार्केटिंग मैनेजर का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, वो रिक्वायरमेंट भी सुरेश यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगी, सुरेश का जो एप्लीकेशन है इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, जहां पे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को एप्लीकेंट्स के डेटा के साथ मैच करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके डेटा के साथ मैच हो रही है कि नहीं, इसी स्टेप या प्रोसेस को बेटा हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं, जहां पे हम चेक करते हैं कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेंट्स की जो क्वालिफिकेशन है वो मैच हो रही है। मैच हो रही है तो एप्लीकेंट्स को रख लेते हैं, नहीं हो रही है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। जो एप्लीकेशंस ये स्टेज पार कर लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट्स के साथ उनकी जो स्किल्स है, ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैच हो रहा है, उसको हम सेकंड स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस पे लेके जाते हैं, जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हर एक कंपनी अपने काम पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट टेस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करती है। एक टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, या बेटा इसको हम IQ टेस्ट भी कहते हैं। IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट एक व्यक्ति की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, नॉलेज है, इन चीजों को चेक करने के लिए किया जाता है। कल उठ के आप एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एज अ मैनेजर कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको यहाँ पे लेने होंगे। तो क्या आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाओगे, सही डिसीजंस ले पाओगे, क्या उतनी क्रिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग कर पाओगे, क्या उतनी आपके पास नॉलेज है, ये चीजें चेक करने के लिए बेटा यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एक लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन यहाँ पे चेक करता है कि फॉर एग्जांपल लेट अस से कि कल उठ के आपको कंपनी में यहाँ पे हायर किया, आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सिखानी है, नई ट्रेनिंग देनी है, कोई नया स्किल सेट सिखाना है, तो आप कितनी जल्दी चीजों को सीख पाते हो। अब कुछ लोग होते हैं जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, फटाफट चीजों को सीख जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखता है। तो भाई आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, आप कितनी जल्दी चीजों को सीख पाते हो, वो चेक करने के लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है।
थोड़े दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। बेटा कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एयर होस्टेसेस है जो फ्लाइट्स में यहाँ पे क्रू मेंबर्स होता है, उनका काम ऐसे होता है कि उनको हमेशा एकदम काम रहना पड़ता है, मुस्कुराते रहना पड़ता है, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी उस तरीके की चाहिए कि वो लोगों के साथ मिलजुल सके, उनकी कंप्लेन क्वेरीज को अटेंड कर सके, ठीक है। कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो एकदम शांत दिमाग से सोच सके। तो ऐसे कामों के लिए बेटा एक पर्सनालिटी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में एक व्यक्ति है, उसकी सोच, उसके इमोशंस, कितनी जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी वो इमोशनल हो जाता है, कितनी जल्दी वो डर जाते हैं, ठीक है। इमोशनल सिचुएशंस में वो कैसे अपने आप को शांत रख पाता है, काम रख पाता है, ये चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। तो एक व्यक्ति की वैल्यूज, इमोशंस, बिलीव्स, ये चीजें चेक करने के लिए बेटा पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पे करी जाती है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज द ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज को चेक करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें आती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको टैली आता है, क्या क्या काम आपको आता है, ये एग्जिस्टिंग स्किल्स की जो नॉलेज है वो चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो बड़ा इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको किन चीजों में, किन काम में यहाँ पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट टेस्ट करने का मेन कारण ये होता है ये देखने का कि जो काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपका जॉब रोल होगा, क्या उसमें आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तो आप काम अच्छे से करोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो काम जबरदस्ती कर रहे हो तो उतना ज्यादा अच्छे से आप वो काम को नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली किया जाता है एक व्यक्ति का एक डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट इन द जॉब यहाँ पे देखने के लिए, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होती है जिसका पर्पस डिफरेंट होता है। कंपनी डिफरेंट पोजीशंस, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करती है। जो लोग ये टेस्ट को पार कर जाते हैं उनका फिर एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जनरली फेस टू फेस होता है जहां पे एक इंटरव्यू पैनल होता है, ऐसे लोग जो आपका यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, आपको यहाँ पे सवाल पूछता है। सामने एक कैंडिडेट होता है जिसने अप्लाई किया होता है, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका आंसर देते हो। बेसिकली ये टेस्ट फेस टू फेस इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसका पोस्चर, कैसे वो बैठा है, कैसे जवाब दे रहा है, उससे उसका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी है, इसको भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। हाँ, ऐसे होता है कि व्यक्ति कोई दूसरे स्टेट में है, दूसरे सिटीज में है, तो ऑनलाइन आजकल इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, बट वीडियो कॉल पे किए जाते हैं सो दैट आप एक व्यक्ति है, उसकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो कितनी चीजें या जानकार है, चीजों के बारे में नॉलेज रखता है, ये चीजें यहाँ पे बेसिकली चेक की जाती है, ओके। जो व्यक्ति ये इंटरव्यू पास कर देता है, जैसे पहले आपका रिक्वायरमेंट मैच किया, फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट पास किया तो आपका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू भी आपने पास कर लिया, इंटरव्यू जिसने लिया था, इंटरव्यूअर्स ने कहा कि भाई बंदा बढ़िया है, एकदम सही जवाब दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, या इसको बैकग्राउंड चेक एंड रेफरेंस चेक भी यहाँ पे कहता है। देखो बेटा, बैकग्राउंड चेक या रेफरेंस चेक एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे काम करता है। आप पहले कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां के 2 लोगों का, 3 लोगों का आपसे रेफरेंस मांगता है। उनको पूछते हैं कि भाई आपकी कंपनी में व्यक्ति काम करता है, इसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं करी है। आपके घर का पता वेरीफाई करता है, घर आके चेक करता है, पहले के ऑफिस का पता वेरीफाई करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई है क्या वो पुलिस स्टेशन में चेक करता है। बेसिकली क्या होता है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके हाथ में होती है। कल उठ के आप इसका मिसयूज कर सकते हो, गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। इसीलिए एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक करना कि भाई उसका बैकग्राउंड क्लीन है, कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ गलत काम प्रीवियस कंपनी में नहीं किया है, ये चीजें चेक करना जरूरी है। एक बार कंपनी एकदम संतुष्ट हो गई आपका बैकग्राउंड रेफरेंस चेक करके कि भाई बंदा एकदम टॉप क्लास है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज द सिलेक्शन डिसीजन। अच्छा, सिलेक्शन डिसीजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से बैकग्राउंड चेक करके टोटल 50 लोग हैं जो इस लेवल पे यहाँ पे पहुंचे हैं। अब मुझे तो 30 पोजीशन है कंपनी में खाली, उसके लिए हायरिंग करना है, तो 50 में से टॉप 30 कौन से है, ये सिलेक्शन डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन खाली है, 3 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्लियर किया। वो 3 लोगों में से सबसे फर्स्ट कौन है जिसको मैं पोजीशन ऑफर करना चाहूंगी, दिस इज द सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन मतलब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हम किस व्यक्ति को यहाँ पे पोजीशन ऑफर करना चाहेंगे, कौन सबसे बेस्ट, कौन सबसे कंपीटेंट, कौन सबसे ज्यादा सूटेबल यहाँ पे है, ओके।
उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली एक फिटनेस टेस्ट होता है। फिटनेस टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति की जो बेसिक थिंकिंग कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, ये बेसिक फिटनेस टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं एम्प्लॉय को कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आओ, तो आपका एक एमडी डॉक्टर होगा, उसके पास जाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके आना है। कुछ कंपनीज के खुद के डॉक्टर्स होते हैं जो आपका टेस्ट कंडक्ट करके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे देखता है। बेसिक फिटनेस टेस्ट होता है, सुन पा रहे हो अच्छे से, देख पा रहे हो अच्छे से, ये चीजें यहाँ पे चेक होती है। फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेके आए, उसके बाद आपको कंपनी यहाँ पे एक जॉब ऑफर देती है। बट जॉब ऑफर मतलब वो आपको अपनी कंपनी में यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको बताएगी कि देखो भाई, हम आपको हमारी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये आपकी पोजीशन होगी, ये आपका काम होगा, इतना आपका कंपेंसेशन होगा। एज एन एम्प्लॉय आप वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। जनरली जॉब ऑफर देने के बाद कंपनी आपको समय देती है कि विद इन 3 डेज आप बताना, विद इन 7 डेज आप बताना, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये ऑफर या तो एक्सेप्ट करना है या तो आपको रिजेक्ट करना है। ये आपकी मर्जी की बात होती है। अगर आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये जॉब ऑफर मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, सब कुछ सही है, हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं, फिर आपके और कंपनी के बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, आपका क्या काम होगा, क्या जिम्मेदारी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, अलग अलग पॉलिसीज क्या होगी, आपका कंपेंसेशन क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड होती है। ओके, लीगल डॉक्यूमेंट है, आप साइन करोगे, आपको भी उसको फॉलो करना है, कंपनी को भी उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, मैंने जैसे आपको बताया था बाबू, सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। इवन सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर अलग से केस स्टडी भी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, एक एमसीक्यू यहाँ पे लेकर आई हूँ। क्वेश्चन कहता है, एन एजेंसी शॉर्टलिस्टेड रोहन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ड्यूरिंग हिज सिलेक्शन प्रोसेस ही वाज रिक्वायर्ड टू टेक सेवरल इंपॉर्टेंट टेस्ट। These tests allowed the agency to assess his ability to learn new skills as well as his emotional reactions and maturity। ठीक है, तो दो चीजें उन्होंने चेक करी, नई चीजें कितनी जल्दी सीख पाएंगे, एज वेल एज उसके इमोशंस एंड मेच्योरिटी लेवल। तो इस पर्टिकुलर केस पे कौन से दो सिलेक्शन टेस्ट रोहन ने अटेम्प्ट किए हैं? एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स मतलब एप्टीट्यूड, इमोशंस एंड मेच्योरिटी मतलब पर्सनैलिटी। तो एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आते हैं, एक आधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था कि इन द अबाउ केस वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, व्हिच टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लिस्ट बताओ। तो 5 के 5 सिलेक्शन टेस्ट आपको यहाँ पे बताने थे। कभी बोलेंगे एनी 3 बता दो, कभी बोलेंगे नीचे 3 सिलेक्शन टेस्ट दिए उसमें से कोई दो एक्सप्लेन कर दो। ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आपका देखा गया है, एंड द क्वेश्चन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहले तो आपको ये समझना है ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है। उसके बाद हम बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में ट्रेनिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति को वो काम सिखाना जो उसके काम करने के लिए जरूरी है। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर से आपने फैक्ट्री में काम करने के लिए नए कामगार को यहाँ पे आप लेकर आए हो। ठीक है, अब कामगार को लेकर आए हो, कामगार को काम करने के लिए मशीन कैसे चलानी है ये सिखानी पड़ेगी। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई देखो इस तरीके से मशीन चलानी है, ऐसे आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, तो इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। अकाउंटेंट लेकर आए, सॉफ्टवेयर के ऊपर अकाउंटिंग की एंट्रीज करनी है, तो मैंने उसको सॉफ्टवेयर सिखाया कि भाई सॉफ्टवेयर पे ऐसे अकाउंटिंग की एंट्रीज होती है। ट्रेनिंग में हम वही काम सिखाते हैं जो उसके काम के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा चीजें सिखाना, नई चीजें सिखाना, एडिशनल स्किल्स देना नहीं करते, राइट। जबकि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं ना बेटा, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में हम एक एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट, फ्यूचर में वो आगे बढ़ सके, फ्यूचर में वो ग्रो कर सके, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। नई चीजें सिखाना, टेक्निकल स्किल्स सिखाना, नए नए सेमिनार्स अटेंड करवाना, नए नए मशीनरीज की नॉलेज देना। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय नई चीजें सीखकर अपने करियर में ग्रो करे, अपने करियर में आगे बढ़े, तो उसको हम यहाँ पे डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट में एडिशनल चीजें सिखाने के ऊपर हम फोकस करते हैं जिससे एम्प्लॉय अपने करियर में ग्रो यहाँ पे कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेनिंग की बात करोगे तो ये एक नैरो कंसेप्ट है।
ठीक है। जबकि बेटा आप यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो उसके कंपैरिजन में डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पे है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बाबू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ठीक है, तुम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर यहाँ पे कर रहे हो, उसकी जरूरत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तुम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे तो कॉस्ट तो जाएगा, नई नई चीजें सिखाओगे तो उस पे कंपनी के एक्सपेंसेस तो जाएंगे, तो ये करना क्यों है? इसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे क्या होता है? देखो, नीड फॉर ट्रेनिंग दो तरीके की यहाँ पे बताई गई है, एक बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा बेनिफिट टू द एम्प्लॉय जिनको ट्रेनिंग मिल रही है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर आप यहाँ पे बात करो तो जब आप एक व्यक्ति को ट्रेन करते हो, देखो आपको अगर काम सीखना है तो एक तरीका होता है कि कर करके गलतियां कर करके सीखो। गलती करोगे उतने रिसोर्सेज भी तो वेस्ट होंगे। प्रोडक्शन कर रहे हो, काम नहीं आता, मशीन चलानी नहीं आती, तुम कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, चीजें खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तो खर्चा तो बढ़ेगा, रिसोर्सेज तो वेस्ट होंगे। उससे अच्छा आप एम्प्लॉय को एक बार सिखा दो, फिर वो काम करेगा, गलतियां होगी नहीं, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो ट्रेनिंग देने से एक व्यक्ति की ना एफिशिएंसी बढ़ती है, चीजें खराब होना, चीजें वेस्ट होना, रॉ मटेरियल वेस्ट होना ये कम हो जाता है, कंपनी का कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट तो ऑब्वियसली कंपनी को मिलता ही है। नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। एक व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग मिली है वो कंपेरेटिवली कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ये चीज तो प्रूवन है। अगर आप कोई काम सीख कर आए ना बेटा, तो वही काम आप कम समय में ज्यादा कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग, अगर आपने टाइपिंग की ट्रेनिंग ली है, पूरा कोर्स किया है, आप कम समय में ज्यादा टाइपिंग कर सकोगे। टाइपिंग तो मुझे भी आती है, आपको भी आती है, बट उतनी स्पीड से विदाउट कोर्स क्या हम टाइप कर सकेंगे? नो। तो जो व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेन किया हुआ व्यक्ति कम समय में ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा आउटपुट दे पाता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा पाता है। नेक्स्ट है दैट इज प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स। देखो बेटा, अगर आपको कोई भी व्यक्ति को फ्यूचर में मैनेजरियल पोजीशन के लिए तैयार करना है तो उसके लिए उसको काम तो सिखाना होगा, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे प्लान्स बनाने हैं, ये चीजों की ट्रेनिंग देता है ना। तो ट्रेनिंग देके एक व्यक्ति को फ्यूचर मैनेजरियल पोजीशंस के लिए भी हम इजीली यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि कल उठ के अगर उसको कोई मैनेजरियल पोजीशन लेने की जरूरत पड़े तो वो पोजीशन ऑक्यूपाई करके अपना काम कर सके। राइट। नेक्स्ट है बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ? तो मैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ। एक सिंपल से एग्जांपल लेते बेटा, आज के तारीख में अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे ना तो बदलते रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स, नई टूल्स, नए इक्विपमेंट्स मार्केट में आए दिन आते रहते हैं। अब नई चीजें आएगी, नई मशीन्स आएंगी तो उनको सीखना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को भी अपग्रेडेड यहाँ पे रखना चाहते हो, खुद को भी डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से ही आप नई चीजें सीख पाओगे और बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को भी यहाँ पे चेंज एंड अडेप्ट कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। बेटा हमेशा आपको ट्रेंड व्यक्ति मिले जिसको सारा काम आता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। काफी बार ट्रेंड एम्प्लॉयज हमें नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो ट्रेन नहीं है, जिनको काम नहीं आता, हायर करके उनको ट्रेनिंग देके काम सिखाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो ये जो मैन पावर नीड्स है, हमेशा ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं मिलते, तो वो इस चीज से सॉल्व हो जाते हैं कि अनट्रेंड एम्प्लॉयज को लेकर आओ, उनको काम सिखा दो, तो वो इजीली ये जो काम है यहाँ पे आपका कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोरल। मोरल मतलब एक तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो काम आपको अच्छे से आता है ना, वो काम करते वक्त आपका अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे अच्छे से बैलेंस शीट टैली करना आता है, ठीक है, तो जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है ना, ऐसे होता है, ये ठीक है चल, मतलब एक अलग ही एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मेरे को आता है बॉस। तो ट्रेनिंग देने से ना ये कॉन्फिडेंस आता है, तो लोग है ना ऐसे काम से दूर नहीं भागते, बार बार छुट्टी मारने के बहाने, ठीक है, काम छोड़ दिया बीच में, ये चीजें नहीं करते। तो एम्प्लॉयज की कंटिन्यूटी, रिटेंशन होता है, काम में भी कोई रुकावट या दिक्कत कंपनी में नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। अब देखिए, एक्सीडेंट से एम्प्लॉय का तो नुकसान अनडाउटेडली होता है। काफी बार एक्सीडेंट्स होने से कंपनी का नाम खराब होना, कंपनी को कंपेंसेशन देना, ये चीजें भी होती है। ट्रेनिंग दोगे, मशीन चलानी आती है तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, ट्रेनिंग नहीं दोगे, मशीन चलानी नहीं आती तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। राइट।
चलिए, वही बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स है, वो खर्चा करता है तो फायदा भी मिलता है। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं चीजों को सीख रही हूँ, भाई मेरा भी तो समय जा रहा है। तो एज एन एम्प्लॉय जब आप ट्रेनिंग लेते हो, काम को सीखते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज बेटर करियर। अच्छा, बेटर करियर की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसको चीजें आती है, जो ट्रेंड है, उसको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज और काम मिलता है कंपेयर टू अनट्रेंड व्यक्ति। नेक्स्ट है दैट इज इंक्रीज्ड अर्निंग्स। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति ट्रेंड है तो उसको ज्यादा इनकम मिलेगी, ज्यादा सैलरी वेजेस मिलेगा कंपेयर टू एन अनट्रेंड पर्सन। नेक्स्ट है हायर मोरल, आपका कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आपको जब कोई काम आता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट दैट इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर मैं सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज की भी बात करूं, तो आप ट्रेंड हो, आपको मशीन चलानी आती है, तो एक्सीडेंट्स होना, आपको लग जाना, आपको दिक्कत होना, ये चीजें भी बेटा यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगेन क्वेश्चन ट्रेनिंग के ऊपर है। क्वेश्चन ये कहता है कि चलो ट्रेनिंग तो इंपॉर्टेंट है, आपने समझा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर ट्रेनिंग दे तो दे कैसे? तो इसीलिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर हम यहाँ पे आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहते हो तो इसके दो मेथड्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज आपको क्लियरली बता देना चाहूंगी, अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते हो तो उसमें एडिशनल ट्रेनिंग मेथड जैसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासरूम लेक्चर्स एक्सेट्रा गिवन होगा। ये चीजें सीबीएसई में डिलीटेड है, तो इसीलिए हम वही पॉइंट्स करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में यहाँ पे कवर्ड है। ओके, चलिए, दो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं दोस्त, जो कि हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है? ऑन द जॉब मतलब काम करते करते सीखो, ऑफ द जॉब मतलब काम पहले सीखो उसके बाद करो। तो जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हम वर्कर को काम करते 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 ही सिखाते हैं, तो काम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, सीखते जाता है, उस हिसाब से वर्कर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई अकाउंटेंट की बात करें, नया अकाउंटेंट आया है, तो उसका जो सीनियर अकाउंटेंट है उसके बाजू में बैठेगा, उसको बोलेगा देखो हम है ना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इस तरीके से, देखो सॉफ्टवेयर ओपन करो, अच्छा फिर राइट कॉलम में जाओ, तो काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, जहां पे एम्प्लॉइज न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज सीखते हैं एट द वर्क प्लेस, जहां पे वो काम करते हैं और चीजों को साथ में सीखते जाते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है मालूम है? एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं मास्टर वर्कर। क्या कहते हैं? मास्टर वर्कर, जिसको काम अच्छे से आता है, जो उस काम में यहाँ पे एक्सपर्ट है या तो मास्टर है। वो उसके अंडर एक जूनियर वर्कर होता है, उसको यहाँ पे ट्रेनिंग देता है। और ये काम कैसे करता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या कारपेंटर है या फोटोग्राफर है, उसमें ये मेथड बड़ा काम आता है। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन है, एक मास्टर वर्कर है, मास्टर इलेक्ट्रिशियन है, जिसको सारा काम अच्छे से आता है, वो अपने अंडर एक जूनियर या तो असिस्टेंट रखता है। जहां पे भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है ना, वहां वो उनके साथ जाते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम हुआ ना, तो सबसे पहले पूरा मेन स्विच बंद करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है सारी स्विचेस बंद है, फिर बोर्ड को इस तरीके से ओपन करना है। अब देखो इसमें 3 कलर के वायर है, रेड, येलो और ग्रीन, है ना। तो इस तरीके से वो काम सिखाते जाता है अपने सामने, तो उसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जहाँ पे एक मास्टर वर्कर होता है जिसको सारा काम यहाँ पे आता है, वो अपने जूनियर या तो असिस्टेंट को यहाँ पे काम करते वक्त चीजें बताते जाते हैं, सिखाते जाता है। जब असिस्टेंट सारी चीजें सीख जाता है, धीरे धीरे काम खुद से करने लगता है, वो अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकता है, ठीक है, ये अपना काम खुद से कर सकता है। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो है ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है। बेसिकली इंटर्नशिप का काम क्या होता है कि आपका जो किताबी ज्ञान है, जैसे अगर आप एमबीए कर रहे हो या होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, तो कुछ चीजें आप किताबों में, थ्योरी में यहाँ पे सीखते हो, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि रियल लाइफ में चीजें कैसे होती है, एक्चुअल कंपनीज या होटल्स में कैसे होती है, ये सीखने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोर्सेज में इंटर्नशिप्स होती है। इंटर्नशिप्स में जो स्टूडेंट्स है, जो कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है,
उस कोर्स को लेकर उनका प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए कॉलेजेस जो है उनको एक्चुअल वर्क प्लेसेस पे भेजती है, होटल्स में भेजती है, वहाँ पे वो 3 महीना काम करते हैं और काम को यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में याद रखना, स्टूडेंट्स जो हैं कंपनीज, होटल्स, डिफरेंट एरियाज में जाके जो चीज़ें किताबों में वो सीखते हैं उसको एक्चुअल में काम करके सीखने की कोशिश करते हैं। इंटर्नशिप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर इस पीरियड के लिए जनरली यहाँ पे होती है। मेन काम होता है कि जो किताबों में पढ़ा उसको एक्चुअल में कैसे काम में लाया जाता है, इन चीज़ों को सीखना, राइट। नेक्स्ट दैट इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज के लिए होती है, जहाँ पे बेसिकली कंपनी में जब भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको कंपनी के तौर तरीके सिखाना, पॉलिसीज बताना, रूल्स बताना, नए नए चीज़ें जो हमारी कंपनी में होती है उससे वाकिफ कराना, उसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में बेसिकली एक न्यू एम्प्लॉय को कंपनी की इंफॉर्मेशन देकर कंपनी से एडजस्ट करने में यहाँ पे मदद करने की कोशिश की जाती है। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। बाबू, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि काम करते करते सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, या उसमें दिक्कत हो सकती है, या ये काम करते करते सीखेंगे तो कोई डेंजर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तब हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो वर्कर को काम करते करते नहीं सिखाते, पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग जब उनकी कंप्लीट हो जाती है, सारी चीजें वो सीख जाते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो पहले काम सीखते हैं, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद ही वो एक्चुअल काम की शुरुआत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है डमी मॉडल पे सीखना। देखो बेटा, कुछ मशीन्स ऐसी होती है जो सोफेस्टिकेटेड है, मतलब महंगी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, उनके ऊपर अगर आप सीखोगे, मशीन खराब हो गई तो लाखों करोड़ों की मशीनें नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में हम जो मशीन है उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट मॉडल या तो डमी तैयार करते हैं। डमी पे ट्रेनिंग होती है, जब आप पूरा सीख जाते हो तब एक्चुअल मशीन पे आप यहाँ पे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरप्लेन्स की बात करो तो एयरप्लेन्स बहुत बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत महंगे होता है। तो जब भी पायलट्स है या क्रू मेंबर्स है उनकी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो डायरेक्ट एयरप्लेन के ऊपर नहीं दी जाती, ऐसे उसके डमीज बनाए जाते हैं और उसके ऊपर पहले उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ये डमी मॉडल पे ट्रेनिंग होने के बाद ही एक्चुअल एयरप्लेन्स पे उनका काम यहाँ पे शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो जब भी मशीन्स कॉम्प्लेक्स है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत महंगी है, डमी मॉडल या डुप्लीकेट मॉडल पे ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यहाँ पे कहते है। ठीक है, याद रखिएगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, पहले काम सीखोगे फिर उसको करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड वन लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। वैसे तो होमवर्क क्वेश्चन है, चाहूंगी कि आप खुद इसको होमवर्क के तौर पे करो। क्वेश्चन बता देती हूँ, आंसर होमवर्क के तौर पे आप सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन कहता है किशोर began working in a food processing plant as a factory worker. Because he was expected to work on sophisticated machinery, he was required to complete special training. Identify the training method used in the above line. कीवर्ड ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आधा काम तो आपका मैंने कर दिया, थोड़ा आधा काम आप करना, नीचे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है। बाकी आज का जो सेशन है बेटा स्टाफिंग का, मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। सारे कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियरली आपके करा दिया है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एक्चुअल में, पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मज़ा भी बड़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ये डाउट रह गया, ये कंसेप्ट रह गया, कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। याद रखिएगा अगर लेक्चर के बाद नोट्स चाहिए तो कहाँ पे जाना है, सही कहा, पीडब्ल्यू के ऐप में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप नोट्स को इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। तो बाय, सी यू, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर दैट इज डायरेक्टिंग। बाय।